जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं और हमारे ब्रेकिंग न्यूज वाला टीम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती है। और आज का जो हमारा सेशन है आरोग्य, उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाएं हमारे प्रदेश के मंत्री के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर आसीन है और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन आप कर रहे हैं। और बिल्कुल आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का हम स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि मंच आपका इंतजार कर रहा है और सारे दर्शक आपको सुनने बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के हमारे इस सेशन में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा, एक प्रमुख नाम, जो मध्य प्रदेश राज्य में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में पदस्थ हैं। आपने अपने राजनीतिक जीवन में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की है और आम जनता की भलाई के लिए समर्पित है। आपकी नीतियों और योजनाओं ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद वर्ग को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। आदरणीय नरेंद्र जी ने हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है और उनकी दृष्टि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाना है। और जहाँ तक मैं आदरणीय नरेंद्र जी की बात करूं, और प्रदेश की जनता तो बहुत कुछ जानती है, लेकिन बहुत सारे अनछुए पहलू हैं जो नरेंद्र जी के साथ हैं। आप जितने अच्छे राजनेता हैं उतने ही बढ़िया चिंतक एवं विचारक हैं। अगर साहित्य की हम बात करते हैं तो आपने अनगिनत जो है पुस्तकें लिखी हुई हैं, और अगर हम पढ़ाई की भी बात करते हैं तो आप इंजीनियर, पीएचडी, ऐसी तमाम उपाधियों से आप परिपूर्ण हैं, जो प्रदेश के हित के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, उनको जानने का, उनको सुनने का, उनके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका आपको मिलेगा। आदरणीय दिनेश जी से मैं आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आए और आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएं। और मंच पर साथ ही हमारे साथ विराजमान हैं डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। आप डॉक्टर भी हैं और साथ ही ग्राम्य और आश्रय के संस्थापक हैं। आप महिलाओं में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उनका जीवन हो, चाहे शिशु में स्वास्थ्य हो, चाहे युवाओं का स्वास्थ्य हो, चाहे उनके जीवन के स्तर को उच्च बनाना हो, ग्राम्य और आश्रय संस्था एक ऐसी संस्था है जो हमेशा प्रदेश की लाखों महिलाओं को लाभ पहुंचा रही है, फायदा पहुंचा रही है। आदरणीय पंकज जी सरकार के साथ मिलकर उनकी भी योजनाओं को और उनके साथ जो उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और जन जन तक, अगर ग्रामों की हम बात की जाए तो ग्रामों में भी जन जन तक वो पहुंचते हैं और उनका यही उद्देश्य रहता है कि प्रदेश किस तरह से उन्नति करें, महिलाएं जीडीपी रेट में भी और प्रदेश की उपलब्धि और उन्नति में भी सहभागिता किस तरह से प्रदान कर सकती है। बहुत सारी बातों को सुनने आज हमें यहाँ अवसर मिलेगा। तो मैं आदरणीय शुक्ला जी से, दिनेश शुक्ला जी से आग्रह करूंगी कि सेशन को आगे बढ़ाएं। सभी का स्वागत है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे, जैसे लोक स्वास्थ्य मंत्री हैं तो लोक स्वास्थ्य के बारे में चिंता करेंगे और एक बड़ी सी लिस्ट प्रश्नों की पास है उन प्रश्नों को हम करेंगे जो कि आप लोगों की तरफ से हैं। तो भाई साहब शुरुआत करें, क्योंकि आप लोक सेवक हैं। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है, लोक स्वास्थ्य को लेके मध्य प्रदेश में क्या काम हो रहा है, उसको लेकर पहले जानना चाहेंगे, फिर अन्य प्रश्नों पर जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत वर्ष के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है।
मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। डबल इंजन की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों नवाचार हैं, अभिनव कार्य हैं और लगातार नया कुछ करने की कोशिश हम कर रहे हैं। साथ में जो पुराना चल रहा है उसको निरंतरता रखते हुए यदि यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रावधान किया है, तो हमारी मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उन्हीं आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए, उन्हीं गरीबी लोगों को लिए एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा प्रदान मध्य प्रदेश में की है, जो पूरे देश में पहला प्रदेश है जिसने ऐसी सुविधा दी है। और अनेकों लोगों का इसका लाभ मिला है, गरीब लोगों को मिला है। कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिन एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को तत्काल बड़े हॉस्पिटल में भेजने की आवश्यकता है, तो उनको हमने हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के माध्यम से एयरलिफ्ट किया और अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाया। गोल्डन आवर्स के अंदर ही हमने उनको जब बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया तो उनकी जान बचाने में कामयाबी मिली। तो जो सुविधा बड़े लोगों को उपलब्ध थी वो गरीब व्यक्ति को भी मिले। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है। दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे उतने ही मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में खुल गए। क्योंकि जो डॉक्टर्स की कमी हमारे यहाँ पर बार बार चर्चा का विषय बनती है, ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी भी हम डॉक्टर्स नहीं भेज पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि जिस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में हमको डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, तो उसी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले जाएं। ये चिंता नहीं की। उसका कारण हुआ कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ते रही, डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ते रही, लेकिन डॉक्टर्स बने नहीं। मैं अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पिछले 10 वर्ष के अंदर इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए जितने आज़ादी से लेकर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक बने थे। आज 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज पूरे देश में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब केवल 5-6 मेडिकल कॉलेज थे और आज मध्य प्रदेश के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज हैं। 12 मेडिकल कॉलेज हमने पीपीपी मोड पर ऑफर आमंत्रित किए हुए हैं और हमारा डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लक्ष्य है कि हम प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज कर लें, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है। मध्य प्रदेश उस दिशा में भी तेजी से बढ़ रहा है। तो गांव गरीब किसान की चिंता से लेकर मेडिकल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय रिसर्च भी हमारे प्रदेश में हो, इसकी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मंत्री जी, आपने जैसा कहा कि चिकित्सकों की कमी है प्रदेश में, पूर्ववर्ती सरकारों को आप इसके लिए दोषी मानते हैं, लेकिन अभी चिकित्सा शिक्षा विभाग भी आपके पास है, तो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार हो रहे हैं और डॉक्टरों की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, इस बारे में सरकार क्या सोच रही है? देखिए, डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए अभी 2 स्तर पर हम काम कर रहे हैं। पहला स्तर है कि अधिक से अधिक डॉक्टर बनकर तैयार हो, इसके लिए अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खुले। मैंने पहले भी आपको बताया कि 17 मेडिकल कॉलेज शासकीय हैं, 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं। ऐसे 30 मेडिकल कॉलेज इस समय प्रदेश में चल रहे हैं। 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर हमने निकाले हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर तीनों स्तर पर काम हो रहा है। पहला है कि जो पूर्णतः शासकीय हैं, दूसरे वो जो हैं पूर्णतः प्राइवेट हैं, तीसरा और एक नया मॉडल हमने तैयार किया है कि जो हमारे जिला अस्पताल हैं उन जिला अस्पताल को हम प्राइवेट पार्टी के माध्यम से
कोलैबोरेशन करके मेडिकल कॉलेज खोलने का तय किया है, प्रयास कर रहे हैं। और उसके जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डॉक्टरों की भी संख्या बढ़ेगी, तो उनकी पूर्ति होगी। लेकिन वर्तमान में भी डॉक्टर्स की पूर्ति हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। 1800 से अधिक पदों को हमने सृजित किया है, जिनमें से आधे पद पीएससी के माध्यम से भरेंगे और आधे पद डायरेक्ट भर्ती करेंगे, जिसके लिए हमको मंत्रिमंडल की भी सहमति मिल गई है। अभी एक नया प्रयोग हमने किया था निश्चेतना विशेषज्ञ के लिए कि यू कोड बी पे, यानी डॉक्टर खुद बता दे कि उसको कितना पैसा चाहिए, उतना पैसा। कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि डॉक्टर के लिए हम ऑफर कर रहे हैं कि वो अपना पेमेंट बता दे, 1.25 लाख से लेकर 3 लाख तक का हमारा जो एक वेतनमान का तय किया था, उसमें वो जहाँ जितना तय कर देंगे, उसमें जो सबसे कम कोट करेगा उनको हम नौकरी में ले लेंगे। तो इस तरह की अभिनव प्रयोग करके भी हम डॉक्टरों की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। नवाचार की बात करें तो आपकी सरकार ने नवाचार भी किए हैं। आपसे पहले पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी थे, उनके समय में हिंदी में कोर्स को किया गया था, जिससे कि जो ग्रामीण छात्र हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो भी उसको अच्छे से पढ़ सकें स्थानीय भाषा में। उसको लेकर क्या अभी आगे है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से केवल हिंदी में नहीं बल्कि समस्त मातृभाषाओं में भी हम चिकित्सा और अभियांत्रिकी शिक्षा दे सकें, इसका प्रयास नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हिंदी में अभियांत्रिकी शिक्षा भी हो रही है और चिकित्सा शिक्षा भी हो रही है। जब जापान जैसा छोटा देश, रूस जैसा देश, यदि ये अपनी मातृभाषा में, जर्मनी जैसा देश अपनी मातृभाषा में, चीन भी अपनी मातृभाषा में, जब ये लोग अपनी मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? हमारी भाषाएं भी उतनी समृद्ध हैं और उतनी समृद्ध भाषाओं में केवल हमको, चूंकि ठीक है मैं हिंदी भाषी हूँ और चूंकि अधिकतर प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी का हमारा प्रेम थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन हमारे यहाँ की जो अन्य भाषाएं, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, ये भी भाषाएं अपने आप में समृद्ध भाषाएं हैं। जब इन भाषाओं में भी हम शिक्षा दे सकते हैं, जो विद्यार्थी मातृभाषा में पढ़ के आते हैं, निश्चित रूप मेरे साथ भी ये संकट रहा है, दूसरों को क्यों बोलूँ, जो संकट मैंने स्वयं ने झेला है कि मैं कक्षा 11वीं तक हिंदी माध्यम से था, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था, और जब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया तो मुझे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ा। तो जितनी पढ़ाई मुझे इंजीनियरिंग की करनी होती थी, उतनी पढ़ाई मुझे भाषा की भी करनी पड़ती थी। तो भाषा का ज्ञान अर्जित करना और साथ में विषय की विशेषज्ञता हासिल करना, तो ऐसी दोहरी चुनौती हो जाती है। उस दोहरी चुनौती से बचने का उपाय ये हो सकता है कि हम उसी भाषा में विद्यार्थी को पढ़ाएं जो कक्षा 1 से पढ़े और पीएचडी तक भी एक भाषा में पढ़ता रहे, तो उसे भाषा की चुनौती से नहीं निपटना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो और बेहतर पढ़ सकता है और बेहतर काम कर सकता है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज शुक्ला जी हैं। सरकार की बात की, सरकार अभिनव प्रयास कर रही है हर क्षेत्र में। पंकज जी भी ग्राम्या के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। पंकज जी, किस तरह का काम कर रहे हैं प्रदेश में जो सरकार तक पहुंचना चाहिए और सरकार उसको एप्रिसिएट करे आप लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक हमारा प्रोग्राम्स है, हम गांव के अंदर जब तरह तरह के एक एम्पावरमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स, तो पहला फोकस रहता है उनका मेंटल वेलबींग्स में, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस तरह से सही हो। तो उसके लिए हम काउंसलिंग करना, कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम चलाना। इसके बाद जो दूसरा आता है एडोलेसेंट्स, जो हेल्थ होती है, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, आजकल वो कुछ नशा में पड़ गए या रास्ता भटक गए, को काउंसलिंग करना। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने अभी एक ही पंचायत पोर्टल लॉन्च किया जिसमें हेल्थ का एक्सेस भी है। उसमें हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, वो सरकार को उसमें आगे आके करना पड़ेगा, कि पंचायत स्तर पर वो पोर्टल रहेगा जिसमें कि
जो पीएचसी का डॉक्टर है या ब्लॉक सामुदायिक केंद्र का डॉक्टर है वो कनेक्ट रहें। और कई बार क्या होता है, मैंने ये देखा है कि गांव के लोग जब शहर में डॉक्टर को दिखाने जाते हैं वो पर्चा साल भर चलता है, वो अपने मन से दवाई खाते रहते हैं। मैंने कई ऐसे गांव में केस देखे हैं, भोपाल में डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया और दवाई खाए जा रहे हैं। और दवाई उन्होंने किसकी दी कि भाई गट ब्रेन रिलेशन होता है। अब कई बार जब पेट खराब होता है, दिमाग में हलचल होती है, तो उन्होंने दवाई दे दी कि भाई एक एंटीएंजाइटी दे दो इसको, अब वो साल भर खाए जा रहे हैं। सो इससे ये होना है कि अगर वो कनेक्टेड रहेगा गांव का बंदा सामुदायिक केंद्र के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन पे वो राय ले सकता है कि अब हमको क्या आगे करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो सरकार इसको आगे आके ले सकती है। आप जैसे बात कर रहे थे डॉक्टरों की कमी की, तो गांव स्तर पर आज जैसे स्किल्स प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आज की ज़रूरत ये है कि हेल्थ को फोकस करके भी गांव के अंदर स्किल्स प्रोग्राम चलाए जाए, जिसमें से प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पे लोग तैयार रहें और उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको शिफ्ट किया जा सके। बहुत बड़ी पहल है पीएम श्री जो एम्बुलेंस सेवा चल रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में था प्रतिमा बागरी जी के साथ। सतना में एक आंध्रा की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, उनको एयरलिफ्ट करके हैदराबाद पहुंचाया गया इमीडिएट। तो सरकार सेंसिटिव है इस मुद्दे पे कि लोगों को तुरंत कैसे स्वास्थ्य सेवा दी जाए। और जैसे कि माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, जो नवाचार हो रहे हैं हेल्थ में, बहुत ज़रूरी है कि उसको गांव स्तर पे ले जाएं, क्योंकि एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम हेल्थ की देंगे, तभी हमारा समुचित समृद्ध विकास हो पाएगा। मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य को लेकर आप लगातार चिंता करते हैं। आयुष्मान योजना का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी योजना है। कर्मचारियों को लेकर, कर्मचारी राजधानी में हम बैठे हुए हैं, यहाँ अधिकतर कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को लेकर और पेंशनरों को लेकर एक कोई सरकार योजना लेके आने वाली जो मेरी जानकारी है, जिसमें उन्हें कई तरह के लाभ मिलेंगे स्वास्थ्य को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। बिल्कुल दिनेश जी, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करती है और मैं डॉक्टर पंकज जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी सरकार के कामों की सराहना की है। साथ में मैं उनकी भी सराहना करना चाहता हूं, और मेरा ऐसा बहुत दृढ़ मत है कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक समाज का साथ ना हो। समाज और सरकार मिलके ही उत्तम काम कर सकते हैं, और जब सरकार और समाज मिलके कोई भी प्रयास करते हैं, समुचित प्रयास होते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आते हैं। डॉक्टर साहब ने जो भी सुझाव दिए उनके बारे में हम गंभीरता से विचार करेंगे और आगे भी उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपका जो प्रश्न है कि सरकार क्या करने वाली है, ये बात सच है कि अभी कई चीज़ें पाइपलाइन में हैं। हम लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि कुछ जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको यदि आयुष्मान योजना में ले आए हम लोग, तो कैशलेस उनको इलाज उपलब्ध हो जाएगा। अभी अधिकारियों की या दूसरों जो हमारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में ये रहता है कि पहले अधिकारी या कर्मचारी को खुद पहले पैसा खर्च करना पड़ता है, बाद में रिएम्बर्समेंट होता है। तो अब सबके बारे में हम विचार कर रहे हैं क्या रास्ता हो सकता है कि कैसे हम कैशलेस सुविधाएं दे सकें। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में प्रत्येक नागरिक को हम कैशलेस इलाज की सुविधा देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्री जी, एक प्रश्न आया हमारे ऑडियंस के बीच से, डॉक्टर दिलीप सिंह राजपूत जी का प्रश्न है ये, चिकित्सा शिक्षा एवं उपचार आज आम नागरिक की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, सरकार इस ओर क्या प्रयास कर रही है? मेरा भी यही प्रश्न है कि महंगी होती जा रही है शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा। माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा या बेटी जो है वो डॉक्टर बने, लेकिन पैसे के अभाव में, धन के अभाव में वो सपना पूरा नहीं हो पाता, कई बार सेवा नहीं हो पाती प्रदेश देश की। दिनेश जी, मेरा ऐसा कहना है, उन्होंने दोनों बातें कही, चिकित्सा शिक्षा का भी कहा है, उपचार का भी कहा है। मेरा इस विषय में ऐसा कहना है कि जब हम खाना खाने निकलते हैं तो मेरी जेब में कितने पैसे हैं उसके अनुसार मैं होटल तय करूंगा कि मेरे को किस होटल में खाना खाना है। बाजार में जब हम जाते हैं
तो हमको 100 रुपये में भी संपूर्ण खाना और स्वच्छता के साथ खाना और अच्छी क्वालिटी के साथ में भी खाना उपलब्ध है, 100 रुपये में भी। और जिस होटल में हम बैठे हुए हैं उस होटल में यदि थाली मांगेंगे तो शायद मुझे लगता है कि 2-4 हज़ार रुपये ये लोग ले लेंगे। बहुत गंभीर बात कही है सर ने। तो जो खाना 100 रुपये में भी उपलब्ध है और 2000 रुपये में भी उपलब्ध है, तो मेरी जेब में जितना पैसा है उसके हिसाब से मैं होटल तय करूं कि मुझे किस होटल में खाना खाना है। अब इलाज, उपचार और चिकित्सा शिक्षा की मैं तुलना नहीं कर रहा इस खाने से, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसा है। तो हमें सरकार को, यानी सरकार का कर्तव्य है कि उसके प्रत्येक नागरिक को समुचित इलाज मिले और निशुल्क मिले। मैं निशुल्क की बात कर रहा हूँ, निशुल्क इलाज मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक की राशि जो गरीब व्यक्ति है उसको किसी भी हॉस्पिटल में, जो भी आयुष्मान के तहत पंजीकृत हैं, जिसमें से 500 के मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लगभग 500 सरकारी हॉस्पिटल और 500 के लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान के अंतर्गत पंजीकृत है। तो उन पंजीकृत हॉस्पिटल्स में आयुष्मान के द्वारा गरीब आदमी को निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। दूसरी ओर जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं हमारी, गांव-गांव से लेके और राजधानी तक इतनी समुचित व्यवस्थाएं हैं और सब संपूर्ण तरह की व्यवस्थाएं हैं कि किसी भी गरीब व्यक्ति को किसी भी तरह का इलाज करना हो तो अब उसके लिए सरकारी स्तर पर निःशुल्क उपलब्ध है। अब लेकिन किसी को 5 स्टार होटल में जाना है तो उसकी तुलना नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है, अनुरोध है। लेकिन ये भी विश्वास रखना चाहिए कि वर्तमान की सरकारें हमारे नागरिकों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और उपलब्ध है। मैं अब आप दोनों से ही प्रश्न करूंगा। पहला तो आपसे ही करूंगा मंत्री जी की अनुसंधान, रिसर्च के क्षेत्र में और नए नवाचार प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रही है। दूसरा पंकज जी, आप प्रश्न करेंगे मंत्री जी से कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं। पहला प्रश्न जो आपने किया, मैंने पहले भी आपसे बताया कि यदि हम निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर चिंता कर रहे हैं, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरोगी काया अभियान चलाया हुआ पूरे देश में, मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत तेजी से चल रहा है कि हम अपने हर सेंटर पर गांव-गांव में हर व्यक्ति का डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी इत्यादि की जांच कर रहे हैं। और चूँकि सरकार की ओर से निःशुल्क इसकी उपचार भी उपलब्ध है तो वो भी प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक यदि रिसर्च की बात है कि कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, मैंने पहले भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में हमारे ये रिसर्च के सेंटर बने, रिसर्च के रूप में आगे बढ़ें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना वैक्सीन बनाने का काम हमारे देश में हुआ, तो हमारे देश में प्रतिभाएं हैं, साधन हैं, संसाधन हैं, उनका समुचित उपयोग होगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे स्वास्थ्य से ही संबंधी खाद्य और औषधि प्रशासन भी आता है। अब खाद्य और औषधि प्रशासन के क्षेत्र में हमने मध्य प्रदेश में केवल अभी 1 लेबोरेटरी थी परीक्षण के लिए, अभी 3 लेबोरेटरियाँ और तैयारी चल रही है हमारी, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, जो शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। अभी एक बड़ी लेबोरेटरी और हमने उज्जैन में प्रारंभ करने का तय किया, उस पर भी काम चल रहा है। साथ में नाइपर नाम का एक जो नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट है, जो तो अभी तक केवल देश में 7 हैं, 8वां इंस्टीट्यूट भोपाल में खोलने की तैयारी है। उसके लिए केंद्र से प्रारंभिक सहमति भी मिली है। भोपाल में हमने ज़मीन भी देखने के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था विभाग से, उसके लिए भी ज़मीन भी देख ली गई हैं। शीघ्र ही जो फार्मेसी के क्षेत्र में एक बड़ा इंस्टीट्यूट भोपाल के अंदर प्रारंभ होगा। तो ऐसे निश्चित रूप से गांव गरीब की चिंता से लेके आधुनिक शोध भी हमारे प्रदेश में हो, उसकी चिंता डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। डॉक्टर पंकज, बिल्कुल मंत्री ने बहुत सही कहा। एक बात से मैं बहुत ही सहमत हूँ
जो पब्लिक पार्टनरशिप के लिए सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, जनता तक पहुंचाना जो है जनता का भी एक काम है। और अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर देखूं, हम लोग आते हैं काउंसिल करते हैं जब क्लिनिक में, वो जाके और 4 लोगों को काउंसिल कर देते हैं। सो ये एक मेथोडोलॉजी जो है एक स्किल्ड तरीके से होना चाहिए कि एक अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं जिस तरह, उसको मूर्त रूप से उसको गांव तक पहुंचाया जाए। और जैसे कि एक सबसे बड़ा उदाहरण है, एक क्रांति है, स्वच्छता मिशन का जो प्रोग्राम 2 अक्टूबर से चलता है, उसमें देखिए आप, इसके पहले 5 लाख जो डायरिया से डेथ होती थी वो रुक गई हैं। 50,000 करोड़ का जो बर्डन था सरकार के ऊपर वो कम हुआ है सिर्फ एक कैंपेन से। अगर इस तरह के कैंपेन में जनता आती है, पार्टनरशिप करती है, जितनी योजनाएं चल रही हैं वो सारी की सारी साकार हो जाएंगी और निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश खुशहाल बनेगा। मंत्री जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है, अभी आप 4.5 साल पहले करीब महामारी आई थी कोरोना की, उसको लेकर कितनी अलर्ट है? क्योंकि हमेशा महामारियों का दौर खत्म नहीं होता, नई बीमारी आती, नया वायरस आ जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी रोकथाम और नियंत्रण को लेकर अभी सरकार क्या काम कर? देखिए दिनेश जी, मध्य प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी लगातार इस पर नियंत्रण रखती है, निगरानी रखती है। हमारे जिला केंद्रों पर ऐसे अधिकारी तैनात हैं कि किसी भी जिले में जब भी कहीं से कोई भी शिकायत आती है जो लगती है कि ये संक्रामक बीमारी हो सकती है, कहीं से भी ऐसी छोटी मोटी भी घटना होती है कि 4-5 लोग भी यदि एक गांव में बीमार हो गए और ऐसी सूचना आती तो तत्काल हमारा जिले का जो अधिकारी भी हैं या जिले के जो भी डॉक्टर्स हैं वो सब पहुंचते हैं, तत्काल उसकी उपचार भी करते हैं और उसके जो भी उस पर शोध किया जाना चाहिए, रिसर्च किया जाना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं लेबोरेटरी टेस्ट किए जाना चाहिए, वो कराते हैं और उस पर बिल्कुल निचले स्तर पर ही नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। उसका परिणाम है कि कई बार बीमारियां बढ़ ही नहीं पाती, ऐसा कह सकते हैं। और कोरोना जैसी बीमारी अभी पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं आई थी, लेकिन हमने अधिकारी वर्ग पर और हमारे प्रदेश के स्तर पर भी बीच में भी इसके कोरोना के ही कुछ पेशेंट्स मिले थे। और चूंकि पब्लिक के बीच में एक डर का भाव ना आए, तो इसलिए कई बार ऐसी जो सूचनाएं आती भी हैं, करते भी, तो उसकी हम इंटरनल तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं और इंटरनल तैयारियां होती हैं और लगातार उसका बाच हम रखते हैं कि वो फैल ना पाए और उसकी जो पूर्व में ही तैयारी कर लेना चाहिए वो तैयारियां करके रखते हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नागरिकों को मैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला के माध्यम से ये आश्वस्त करता हूँ कि निश्चिंत रहें, मध्य प्रदेश सरकार आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क है। तो स्वास्थ्य के प्रति सतर्क और सजग है हमारी सरकार। मंत्री जी ने कहा, यहाँ पर डॉक्टर साहब भी थे, उन्होंने भी सवाल किए और बड़े बेबाकी से लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने, जो लोगों के बीच हमेशा रहने वाले, जमीन से जुड़े हुए एक राजनेता हैं और अब वो मंत्री के पद पे, और किस तरह से वो प्रदेश में लोक स्वास्थ्य को देख रहे हैं और चिकित्सा शिक्षा में नए नवाचार कैसे हों उसको लेकर उनकी सरकार और उनके क्या प्रयास हैं उस पर उन्होंने आज नज़र डाली है। धन्यवाद मंत्री जी और धन्यवाद पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अभी आदरणीय नरेंद्र जी ने हम सबको यहाँ प्रदान की। और निश्चित रूप से प्रदेश का जो विकास है वो आज कह सकते हैं कि बहुत ही सशक्त और मजबूत हाथों में है। और ये परिकल्पना करना या ये कहना कि एक दिन जब वो नहीं दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश को मॉडल के रूप में हर राज्य में स्थापित किया जाएगा और हर देश में मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश को लिया जाएगा, जाना पहचाना जाएगा। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार पुनः आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारी ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की और हमारे प्रदेश की प्रथम पर्वतारोही आदरणीय भावना डहरिया जी को। जी हाँ, एक ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व का हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं जिनकी कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और प्रेरणा से भरी है। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें भावना डहरिया जी का, जो अग्रणी पर्वतारोही हैं और उन्होंने अपनी असाधारण उपलब्धियों से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। और आज हम राज्य
रत्न सम्मान से उन्हें सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप निरंतर जो है प्रगति और उन्नति करती रहें और प्रदेश का नाम इसी तरह से ऊंचा करती रहें। साथ ही मैं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो 30 वर्षों से स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं और 25 सालों से जीवन ज्योति हॉस्पिटल का संचालन कर रही हैं और आपकी कॉस्मेटिक गायनों हैं। और डॉक्टर प्रवीणा जी, जिनके बारे में अभी हमने जाना सुना, और आप मेट्रो सिटी में बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो प्रदान कर रही हैं और गायनेकोलॉजिस्ट में लेजर तकनीक को लेकर आप कार्य करती हैं, उनको भी हम यहाँ सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय के हाथों। और स्वास्थ्य को लेकर हम दोनों से यही अपेक्षा रखेंगे कि निरंतर हमारे प्रदेश को ये सुविधाएं प्रदान होती रहे, उपलब्ध होती रही। और अब मैं आदरणीय मनोज द्विवेदी जी से आग्रह करूंगी, जो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के आप अध्यक्ष हैं, और आपसे मैं आग्रह करूंगी कि हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हमारे मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंटकर आज के इस पल को यादगार हम। आदरणीय मनोज जी हमारे साथ मंच पर हैं, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अजेंद्र जी, ऋतु जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और आदरणीय पंकज जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। अजय जी से मैं आग्रह करूंगी कि बीबी मंच पर आ जाए और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय अजय जी। सर 2 मिनट और आदरणीय पंकज जी का भी सम्मान आपके हाथों स्मृति से भेंट करवाना चाह रहे हैं और हमारी टीम भी यहाँ मंच पर आ जाए। और मध्य प्रदेश का एक जाना पहचाना नाम, चिर परिचित चेहरा, ग्राम्य और आश्रय के संस्थापक डॉक्टर पंकज शुक्ला जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं और हमारे कार्यक्रम के सहयोगी भी हैं और आज इस मंच से बहुत सारी जानकारी उन्होंने हमें प्रदान की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस